हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की अपनी तीसरी वीडियो है इस सीरीज़ की। इसमें हम सेल या कोशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या उसकी एक नॉर्मल जानकारी जो हमने देखी थी, सामान्य परिचय, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज से हम चालू करेंगे सेल ऑर्गन या कोशिकांग के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल ऑर्गन की, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहा जाता है सूत्र कणिका। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करने का कारण ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे ज्यादा सुना हुआ सेल ऑर्गन है। आप लोग सुनते होंगे कि पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस इसीलिए, पर थोड़ी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक सामान्य आउटर मेम्ब्रेन है जो बनी हुई है प्रोटीन और लिपिड से। ठीक, तो प्रोटीन और लिपिड, लिपिड से कंफ्यूज नहीं होना, लिपिड का मतलब होता है फैट, जिसे अपन कहते हैं वसा। तो प्रोटीन और वसा से बनी होती है आउटर मेम्ब्रेन। अब हम यदि बात करते हैं इसके इनर स्ट्रक्चर की, इनर मेम्ब्रेन की, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, बनी तो ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें एक अंतर क्या हो जाएगा, इसमें होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों इसको याद रखेंगे, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी। अब यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक फ्लूइड या एक लिक्विड भरा होता है। ये जो फ्लूइड या लिक्विड है, इस लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, हिंदी में इसे कहते हैं अधात्री। ठीक, देखो आज के समय में तो ऑप्शंस अच्छे आते हैं आपको, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें आपसे वो पूछ लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करते हो हिंदी या इंग्लिश, लेकिन क्वेश्चन दोनों में लिखा आता है। बस फर्क ये होता है, यदि किसी ने हिंदी सेलेक्ट किया है तो पहले हिंदी लिखा रहता है फिर इंग्लिश, किसी ने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो पहले इंग्लिश लिखा रहता है फिर हिंदी। लेकिन क्या होता है, कभी कभी व्यापम यदि हिंदी आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो पूरा हिंदी ही दे देता है, उसमें फिर इंग्लिश नहीं होती। तो ऐसे में बहुत दिक्कत जाती है कि आपको मैट्रिक्स तो याद था पर ऑप्शन में अधात्री देख रहे हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ठीक, तो जो मैट्रिक्स है इसे कहते हैं अधात्री। इस मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम। मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, तो ये एंजाइम करते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए ये लिपिड सिंथेसिस भी करते हैं, मतलब फैट भी बना देते हैं, और जो भी काम करना उसके अंदर उस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए इसमें होते हैं एंजाइम। पूरी सेल के लिए नहीं, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अब यदि हम मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में होता है डीएनए। यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। न्यूक्लियस या केंद्रक के अलावा ऐसा कोशिकांग, ऐसा सेल ऑर्गन जिसके पास खुद का डीएनए। अपन जानते हैं कि डीएनए आरएनए इन सब को रखने का काम न्यूक्लियस का होता है, केंद्रक का होता है, लेकिन न्यूक्लियस केंद्रक के अलावा ऐसा ऑर्गन जिसके पास खुद का डीएनए है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जहां डीएनए है, याद रखना वायरस को छोड़कर जहां पर भी डीएनए है वहां पर होगा आरएनए। इसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं रखना, जहां डीएनए है वहां पर क्या होगा, आरएनए। ऐसा इसीलिए डीएनए जो है उस डीएनए को सेल पढ़ नहीं पाती है, उसको डीएनए को समझ पाए, उस सेल को समझने लायक बनाने का काम करता है आरएनए। तो जहां पर भी डीएनए होगा वहां होगा आरएनए, और जहां आरएनए है वहां पर बनेगा प्रोटीन।
और प्रोटीन के बनाने के लिए क्या होते हैं, राइबोसोम। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लो। ऐसा तो अब नहीं कहूँगा मैं कि हर जगह काम आता है, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमेशा काम आएगा। जहाँ डीएनए वहाँ आरएनए, जहाँ आरएनए वहाँ रहेगा राइबोसोम, वायरस को छोड़ के। वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए, वो एक अलग कहानी है। तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम। अब मान लो पेपर टफ करना है तो वो आपसे पूछ लेगा माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का राइबोसोम होता है, तो फिर आपको आंसर बनना चाहिए। इसमें होता है 70S, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, 70S 80S, उनकी सब यूनिट, ये सब अपन राइबोसोम में पढ़ेंगे। तो इस राइबोसोम में जो है ये कौन से टाइप का रहेगा, 70S। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। बेसिक आप याद रखेंगे कि डीएनए कहाँ पर होता है, तो डीएनए होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, मतलब ग्लूकोज की एक बहुत लंबी चेन, वो अपने आप को जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देती है, रूपांतरित कर लेती हैं। तो वो जो पॉलीसैकेराइड की एक लंबी चेन बनती है तो एक लिक्विड बन जाता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लिक्विड मतलब वो क्या हो जाता है, मैट्रिक्स। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। ठीक, वो समझने से पहले अपन एक नॉर्मल इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या कैसी कहानी है, किसने खोज की, ये सब थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, ठीक, अलग अलग इसकी कहानी है, हर की एक साइंटिस्ट से काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की जाए, बात की जाए, तो इसकी खोज 1857 में, 1857 में कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक, कॉलिकर ने इसको क्या नाम दिया था, क्या बोलते हैं, ये कोई जानकारी नहीं है, बस ये है कि खोज किसने की थी, कॉलिकर। आगे चलकर एक साइंटिस्ट आए 1886 में, जिनका नाम है ऑल्टमैन। ये शायद जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, उन्होंने ये टर्म सुना होगा। उन साइंटिस्ट का नाम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने कहा कि यार कॉलिकर कुछ तो ढूंढा है, तो उस कॉलिकर ने जो ढूंढा है उसे इन्होंने नाम दिया था बायोब्लास्ट। मतलब अभी माइटोकॉन्ड्रिया टर्म नहीं आया है, ठीक है, कॉलिकर ने खोज कर दी, लेकिन ऑल्टमैन ने उस खोज को, उस ऑर्गन को क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट। फिर आगे चलकर और अलग अलग डिस्कवरी चलती रही। फिर 1898 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल बेंडा। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने कहा कि ये जो बायोब्लास्ट है, इसको नाम बदलकर उन्होंने कह दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो अब यहां से आपके लिए 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। सिर्फ इतना लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की है, आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपका आंसर होगा कॉलिकर। ठीक, फिर लिखा है कि कॉलिकर ने जिसकी डिस्कवरी की थी उसे बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा ऑल्टमैन। और सीधे सीधे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का यूज किसने किया है, या माइटोकॉन्ड्रिया टर्म कौन लेकर आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल बेंडा। अब थोड़ा आप यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से काम लें, है ना, क्योंकि आप पीएससी का एक पेपर देखेंगे, पीएससी प्री में आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, और ऑप्शन में सीधे सीधे एक ऑप्शन था जो था सुना हुआ, वो था कार्ल बेंडा। बाकी अलग साइंटिस्ट के अलग काम वाले, कार्ल बेंडा। तो घबरा नहीं जाना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ साइंटिस्ट यही है, भले इसने खोज नहीं की पर ऑप्शन में कार्ल बेंडा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल बेंडा। इसलिए ऐसे टाइम पे थोड़ा सा आईक्यू यूज करेंगे अपना, है ना। और ये कैसे आएगा आपको, ये ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पेपर देंगे, अलग अलग ऐप यूज़ करते हैं या बुक लेते हैं, जब आप ऐप लगाओगे ना तो ये आईक्यू आपका डेवलप होगा। ये आप किताब से रट के या बहुत सारा ऐसे करके नहीं ला सकते कि हमें कौन सा ऑप्शन कहाँ टिक करना है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाया करें। ठीक,
तो खोज की है कॉलिकर ने, बायोब्लास्ट कहा था ऑल्टमैन ने, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है कार्ल बेंडर ने। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? किसी भी सेल में, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ठीक, तो एक टर्म जो आपने सुना होगा वो अपन क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका का पावर हाउस, या उसे अपन कहते हैं ऊर्जा गृह। ठीक, अब समझना कैसे। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। सभी ने सुना होगा इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, या इसे अपन कहते हैं श्वसन। ठीक, अब श्वसन समझना। आज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन में और इसमें आप बहुत अच्छे से अंतर समझें। क्या होता है? हमारी सेल में होता है ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज। डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज बनता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये हमारी सेल में है ग्लूकोज, हमने किया रेस्पिरेशन, और उस रेस्पिरेशन से हमारी सेल में पहुंच गई ऑक्सीजन। देखो, हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम कभी भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हमने ऐसे हवा को अंदर किया, पूरी की पूरी एयर अंदर गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो जितने एयर मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी डस्ट पार्टिकल थे, जो था सब अंदर चला गया। लेकिन होता क्या है, ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। तो अपन जो लेते हैं वो भी एयर है, जो छोड़ते हैं वो भी होती है एयर। अब हमारी ग्लूकोज में सेल में क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। सेल में अलग अलग एंजाइम, जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एंजाइम के नाम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझे कि सेल में अलग अलग एंजाइम, एंजाइम ने अपना काम किया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर के साथ हमारे शरीर से बाहर हो जाएगी, साथ ही साथ इन्होंने बनाया पानी। अब आप सोचो, अपन खाना खा रहे हैं, इतना सारा काम हो रहा है, एंजाइम डाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही कोई काम की नहीं है, और पानी के लिए तो इतनी मगजमारी थोड़ी करना, ग्लास से उठाओ पानी पी लो। तो फिर ये प्रोसेस हो क्यों रही है? ये प्रोसेस इसीलिए होती है क्योंकि ये हमारे शरीर में बनाती है एनर्जी। हमारे शरीर में ये क्या बनाती है? ऊर्जा। ठीक, इसलिए देखना, जब अपन कोई कठिन काम करते हैं, जैसे मान लो जिमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, थोड़ी भी काम करो अपन हाँफने लगते हैं। हाँफने लगने का मतलब क्या होता है? अपन मुंह से भी हवा लेने लगते हैं, और अपन मुंह से भी हवा इसलिए लेना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच के हमारे लिए क्या बनाने लगे? एनर्जी। तो उस हवा की कमी को पूरा करने के लिए मुंह से सांस लेते हैं, नाक के साथ साथ, जिसे अपन कहता है हाँफना, होता है ना, ताकि हमारे शरीर में क्या बन सके? एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? तो 38 एटीपी, या इसे कहते हैं 686 किलो कैलोरी। ठीक है, अब तो 38 एटीपी का टाइम ज्यादा है, लेकिन फिर बुक देखोगे तो आपको मिल जाएगा 686 किलो कैलोरी क्या बनती है? एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस हो रही है कि हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एनर्जी बन रही है, ऊर्जा बन रही है, तो ये जो ऊर्जा है, इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को बनाने के लिए हमें करना होगा रेस्पिरेशन, और इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया, या जिसे हम कहते हैं सूत्रकणिका। ठीक, अभी इतनी सरल प्रोसेस नहीं है, बहुत साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बहुत बहुत सब्सटेंस बनेंगे, लेकिन वो अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ ये समझो कि इस रेस्पिरेशन में जो एटीपी फॉर्म हुई या जो एनर्जी बनी, इस एनर्जी को बनाने में जो हेल्प करता है, मदद करता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपने सुना होगा टर्म यूज किया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह, क्योंकि ये क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी। ठीक, अब बहुत से अलग अलग टाइप के यहाँ से फैक्ट आते रहते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी। ठीक,
तो घबरा नहीं जाना, एनर्जी शब्द आ गया, एनर्जी करेंसी, या तो आपके ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होगा या आपके ऑप्शन में एटीपी होगा। वैसे तो ऑफिशियली यदि देखा जाए तो एनर्जी करेंसी कहते हैं अपन एटीपी को, लेकिन अब यदि ऑप्शन में एटीपी नहीं है तो घबरा नहीं जाना है। एटीपी बनाने में कौन मदद कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो अपना आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बिल्कुल आंसर देते समय कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब भी आप आंसर दें, आईक्यू का बहुत यूज करना मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही होगा। आप सोचो कि हम एक बार रीडिंग कर लें फिर जाके सीधे पेपर में बैठे, बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो ये एनर्जी करेंसी हम किसे कहते हैं? एटीपी। स्क्रीनशॉट ले लेना। रेस्पिरेशन अपना एक पूरा टॉपिक है ना, तो ये जो 38 एटीपी है, क्या है, कैसा है, इसको अभी सोच के बहुत ज्यादा घबराना नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन सब पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से आई, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बनी, पानी ही क्यों बना, तो अभी बिल्कुल घबराना नहीं, अभी नॉर्मल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक जो टर्म आपने सुन लिया नया, वो है एटीपी। इसी पे अपन को थोड़ा फोकस करना है। एटीपी, इसे अपन कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये फुल फॉर्म हो गया इसका। एडोसिन को ऐसा बहुत वो नहीं है, एडोसिन एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में होता है। जैसे अपन को जब प्यास लगती है ना तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि पानी मिल जाए, और फिर अपन कहते हैं ना पानी पी के अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, तो यही होता है। एडोसाइन जो होता है ये केमिकल बन जाता है, अपन पानी पीते हैं, एडोसाइन केमिकल बनता है, तो ये फिर आगे एनर्जी वगैरह बनाने में मदद कर देता है, तो अपन को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है ना। लेकिन पानी से एनर्जी नहीं मिलती है ना, पानी जो अपन पीते हैं वो एनर्जी नहीं देता, पानी बना देता है एडिनोसाइन, एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है, तो ये सब हो जाता है। आगे बढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब जब हमें इस एटीपी को यूज करना है, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने तो बना के रख लिया एटीपी, अब जरूरी तो है नहीं कि पूरी एनर्जी अपन को लगे। जैसे अपन जब रात के सोते हैं तो सोते समय अपन तो रेस्पिरेशन करेंगे ना, सांस तो अपन लेंगे, भले अपन कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस समय अपन को कितना, सिर्फ थोड़ा सा अपना हार्ट चलता रहे, ब्रेन चलता रहे। अब रात भर जो ऊर्जा बन रही है वो कहाँ जाए, तो वो एनर्जी जो है वो हो जाती है स्टोर, वो हमारे शरीर में हो जाती है संचित। हमारे शरीर में एनर्जी हमेशा स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। ये बेसिक बातें याद रखेंगे आप, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि शरीर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, किस रूप में संचित होती है, तो आपका आंसर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता क्या है, एटीपी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी को पहले बदलती है एडीपी, जिसे हम कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगा दे तो बन जाएगा, इसे हम कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब ग्रीक लैंग्वेज है 3, और डाई का मतलब क्या होता है 2। अब ये जो एटीपी है ये बदल जाता है एएमपी में, इसको भी थोड़ा लॉजिक लगा तो बन जाएगा। ठीक, एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो एनर्जी स्टोर थी तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, 3 था, थोड़ा एंजाइम ने उसको सरल किया 2, इसको भी बॉडी यूज नहीं कर सकती, सेल यूज नहीं कर सकती, फिर ये बदल गया किसमें, एएमपी में। अब जैसे ये एडिनोसिन मोनो हो गया, सिंगल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, तो क्या होगा, इस एएमपी को अब हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, इसका उपयोग करेगी। तब क्वेश्चन समझना, आपसे पेपर में कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी में सेल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो एटीपी। अब आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन सेल या ह्यूमन एनर्जी को किस फॉर्म में यूज करता है, ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करता है, तो आपका आंसर होगा एएमपी। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, दिमाग लगाना है। यूज करता है तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
और स्टोर करता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी को बनाने में, स्टोर करने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक, अब एक माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आजकल एक नया क्वेश्चन बहुत ज्यादा चर्चा में है ना। आप यदि देखें थोड़ा एनडीए का पेपर आपने देखा हो या सीडीएस में थोड़ा आपने देखा हो, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ा चल रहा है आजकल कि ऐसे सेल ऑर्गन का नाम बताइए, ऐसे कोशिकांग या सेल ऑर्गन का नाम बताइए जो खुद सेल डिवीजन कर सकता है। मतलब ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो क्या कर सकता है, कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन टर्म बहुत सही तो है नहीं, क्योंकि वो कोशिकांग है, सेल ऑर्गन है, लेकिन अब पेपर में आ ही गया है तो क्या आर्गुमेंट करोगे, वहां तो लॉजिक ही लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा सेल ऑर्गन जो सेल डिवीजन कर सकता है, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा जो खुद डिवीजन करके खुद को फिर से बना सकता है, वो ऑर्गन कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसे करता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है एमाइटोसिस। हिंदी में इसे कहते हैं आसूत्री विभाजन। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, ऐसा सेल ऑर्गन जो खुद को बना लेता है सेल डिवीजन करके, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया देखो अब इसमें लॉजिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा क्यों करता है, तो याद होगा तब भी अपन ने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या है, डीएनए। मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है कि कुछ डिवाइड हो सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकते हैं, बन सकते हैं, और उस सिग्नल को सिंपलीफाई करने का काम कर देगा आरएनए। आरएनए सिग्नल देके बनवा देगा राइबोसोम से प्रोटीन, और वही प्रोटीन आगे चल के बन जाते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या करेंगे, सेल डिवीजन के लिए प्रेरित कर देंगे, इसको स्टिमुलेट कर देंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया खुद के जैसे ही एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। तो लॉजिक तो है इस बात का, है ना, कि ऐसा ऑर्गन जो खुद को बना सकता है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और किस प्रोसेस से बनाता है, तो उस प्रोसेस का नाम है एमाइटोसिस। ले लें स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बहुत कुछ हो गया, आप मोक टेस्ट लगाएं, कहीं पढ़ें, तो ये आप इससे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। और यदि कुछ नया मिलता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसा है। अब हम बात करते हैं अगले सेल ऑर्गन की। अगला कोशिकांग है साइटोप्लाज्म, जिसे अपन कहते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, बहुत ज्यादा पंगे होते हैं, है ना। बहुत सारी जगह आपको कह दिया जाता है कि दोनों एक हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कह सकते हैं दोनों एक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं होते, दोनों की अपनी अलग अलग कहानी होती है। अब आप समझें। ठीक, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं जीव द्रव। चलिए समझें। मान लो ये एक सेल है, सेल एनिमल सेल अपन ने बनाया है, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन। यदि सेल वॉल होती तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाती, सेल वॉल। इसमें जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें है न्यूक्लियस। और इस सेल में जो फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर उस फ्लूइड या लिक्विड को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड या लिक्विड को कहा जाता है कोशिका द्रव। ये अपन एक एनिमल सेल ले लिया, सब सेल के साथ होता है, और समझने के हिसाब से अपन ने ले लिया है एनिमल सेल। ठीक, अब मान लो फिर से अपन ने क्या बनाया, एक सेल या एक कोशिका बनाई, इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, और इस फ्लूइड को अब यहां पर अपन क्या कह देंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये फ्लूइड यहां पर क्या था, साइटोप्लाज्म, ये यहां पर क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होगा, जीव द्रव।
और ये क्या है, कोशिका। अब कहोगे ये क्या बात हुई, वो भी एनिमल सेल है, ये भी एनिमल सेल है। एक बार जब आपने लिखा तो कह दिया साइटोप्लाज्म, एक बार लिखा तो प्रोटोप्लाज्म। लेकिन दोनों सेल में आपको एक चीज का डिफरेंस सीधे सीधे दिख रहा होगा। इस सेल में हमने क्या बनाया है, न्यूक्लियस, और उस सेल में न्यूक्लियस नहीं। जब हम किसी सेल में न्यूक्लियस बना देते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होगा, जो लिक्विड होगा, वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, वो हिस्सा किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का, है ना। यदि आपने न्यूक्लियस लिख दिया, मतलब अब आप इस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म नहीं कह सकते, आपको क्या कहना होगा, साइटोप्लाज्म। लेकिन यदि आपने प्रोटोप्लाज्म लिखा है तो इसका मतलब कि आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा, जैसे उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को अपन कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। किसी सेल में यदि प्रोटोप्लाज्म लिखा है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं बना है, नहीं लोड लेना, अपन को पता है। प्रोटोप्लाज्म लिखा है मतलब उस सेल के पास न्यूक्लियस भी है, उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, और उसके न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है जिससे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन यदि हमने सेल में न्यूक्लियस लिख दिया है तो अब इस न्यूक्लियस के बाद, इस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आपको अलग से लिखना होगा, और ये क्या रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यदि न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग हो गए तो वो प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। आपसे पेपर में क्वेश्चन कोई कैसे पूछेगा, इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोप्लाज्म से संबंधित है, फॉलोइंग में विच इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो आप लॉजिक लगाएंगे, प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड क्या है, तो या तो आपके ऑप्शन में होगा न्यूक्लियस, या आपके ऑप्शन में होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या आपके ऑप्शन में होगा साइटोप्लाज्म। तो इन तीनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और यदि अलग लिखना है तो फिर तीनों रहेंगे अलग अलग, और फिर उस फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म ना कहकर क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। है, अपन को पढ़ने में उतना ऐसा नहीं लग रहा है, क्या है यार, बोल देते दोनों को, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। लेकिन जो रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च पेपर बनाते हैं, जो पब्लिश करते हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सेल बनाए, प्रोटोप्लाज्म लिख दी, खत्म, समझ जाओ तुम उसमें न्यूक्लियस है। तो उस पर्पज से ये जरूरी है, तो आप याद रखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट। और इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म के लिए अपन पढ़ते हैं तो वो तो प्रोटोप्लाज्म होगा, क्योंकि अपन उसमें सब लेकर पढ़ते हैं, सबको मानकर। तो यदि अपन बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की, जिसे अपन कहते हैं जीव द्रव, ठीक, तो जीव द्रव के संदर्भ में एक याद रखेंगे पॉइंट, इसकी डिस्कवरी की है जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है पुरकिंजे। साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। ये आपसे घुमा के पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म टर्म पॉइंट बाय प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजे। तो दो चीजों के लिए पुरकिंजे को याद कर लो, डिस्कवरी भी इन्होंने की है, और यदि पूछ ले कि शब्द का प्रयोग किसने किया है, टर्म पॉइंट बाय, तो भी आपका आंसर क्या होगा, पुरकिंजे। पी से हो गया पुरकिंजे, पी से हो गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जूलियस हक्सले। इन्होंने भी बहुत रिसर्च की, बहुत कुछ प्रोटोप्लाज्म पर डिस्कवरी की, बहुत ज्यादा इनको ऐसा कोई वो नहीं मिलता परिचय, पर बहुत इन्होंने खोज की है। और इन्होंने कह दिया कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। समझना, सेल को अपन क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन आपसे पेपर में पूछ ले कि सेल की ही बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म।
इस प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ सेल। या जूलियस के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो साइटोप्लाज्म है ये है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इन्होंने कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो इतने सारे काम कर रहा है, उसमें इतने सारे एंजाइम हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कोशिका को उसी ने जिंदा करके रखा है। अब हालांकि थोड़ा सा उनका रुझान ये भी बोलने का, क्योंकि वो इसी पे खोज कर रहे थे तो इसी को ज्यादा महत्व बताएंगे, इसी को बताएंगे कि इसी ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन बहुत गलत भी नहीं थे वो, है ना। बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटोप्लाज्म में ही हैं, जो बहुत सारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। कोशिका का जीवित घटक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक, फिर अब यदि अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, है ना। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर समझने का मतलब यहाँ पर अपन इसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, है ना। कुछ ऑर्गन है जिसके स्ट्रक्चर जरूरी है तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसका कॉम्पोजिशन जरूरी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म ये बना हुआ है 3 पदार्थों से, इसके 3 कंपोनेंट से, 3 घटक है। पहला कंपोनेंट है, इसमें है वाटर। ठीक, दूसरा कंपोनेंट है, इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। और तीसरा है, इसमें होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिसे अपन कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं जो बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें से 80% जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी सेल में होता है पानी। किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म में 80% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, H2O। इसलिए आपने ऐसा पढ़ा होगा कि जो भी जीवित घटक है, लिविंग्स हैं, उनके शरीर में लगभग 75 से 70 से 80% क्या होता है, पानी, क्योंकि उसकी पूरी सेल में ही क्या होता है, पानी, और शरीर जो है वो बना है सेल से। फिर यदि अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये होते हैं 19%, और रिमेनिंग 1% होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या जिन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब थोड़ा और यदि अपन जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा है प्रोटीन, 15%। फिर होता है फैट, 3%, और उसके बाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो होता है 1%, ओनली 1%। तो ये हो गए 19%। और 1% इनऑर्गेनिक का मतलब है सेल में 1% क्या है, मिनरल्स, खनिज। खनिज तो बहुत सारे होते हैं, है ना, इतने सारे खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, सल्फर, लेकिन वो जितने भी हैं वो सब मिला के सिर्फ और सिर्फ 1%। सेल का मैक्सिमम पार्ट या प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट जो है ये होता है वाटर। अब आप कांस्टेबल का पेपर उठा के देखना, सेकंड डे या थर्ड डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे, उसमें लिखा है किसी भी सेल में सबसे ज्यादा क्या होता है, किसी भी कोशिका में सबसे ज्यादा क्या होता है। ऑप्शन जो है वो है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की जगह उसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज, और लिखा हुआ है मिनरल्स। अब घबराना नहीं है, वैसे तो सबसे ज्यादा पानी, पर पानी तो अब दिया ही नहीं है पेपर में, अब कैसा करोगे, है ना, वहां तो कोई आर्गुमेंट है नहीं ना, आपको तो आंसर लगानी है। तो अब आप ये 4 देखो, इस 4 में सबसे ज्यादा क्या है, तो इन 4 में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन। तो आपका आंसर हो जाएगा कि किसी भी सेल में सबसे ज्यादा यदि पानी नहीं दिया है तो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद है फैट, और कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स होते हैं 1%।
तो मैं बार-बार कहूँगा पेपर देते समय आईक्यू अच्छा, और आईक्यू अच्छा ऐसा नहीं है कि है ना कि जिसका बचपन से आईक्यू अच्छा, पढ़ने में अच्छा, वैसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, यही आपकी आईक्यू को अच्छे करने का तरीका है। ठीक? तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म को जीवन का जो है बेसिक यूनिट कहते हैं सेल की, उसका कारण समझेंगे। सेल के अंदर कोई भी काम होना है, जैसे सेल को ग्रोथ करना है, सेल डिवीजन करना है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना है, उपापचय क्रिया है, सेल को वेस्ट मटेरियल बाहर करना है, सेल को रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना है, ठीक है। जितने भी उसमें काम होंगे, ये सब जितने मैंने टर्म लिए, ये सब शब्द अपन ये सब हर टर्म को पढ़ेंगे आगे चल के टॉपिक वाइज। तो क्या होता है, ये जितने भी इसको काम करने हैं सेल को, उस काम को करने के लिए जितने भी एंजाइम हैं, वो सभी होते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं बेसिक यूनिट या लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपसे पेपर में दिया जाए कि कौन सा इसमें से फंक्शन है, तो आपको क्या क्या ढूंढना है। ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। ऑप्शन में है प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। एक स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस का होता है यहाँ पर, राइबोसोम में अपन पढ़ेंगे। तो इतने आपको यदि देखने को मिले कि ये काम कौन करता है और ऑप्शन में प्रोटोप्लाज्म है, तो आपका आंसर सही होगा, है ना। लेकिन कंडीशन समझना है, मान लो प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है पूछा और राइबोसोम है, तो राइबोसोम पहली प्रायोरिटी है क्योंकि वो बनाता है। लेकिन यदि राइबोसोम ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। तो उसको अपन समझेंगे, वो भी अपने लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब राइबोसोम जैसे ही पढ़ेंगे तो इसको यहाँ से लिंक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, धीरे धीरे बस चलते रहना है। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते रहो, आप धीरे धीरे सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, भीड़ को देख के नहीं डरना है, लोगों को देख के नहीं डरना है, सिर्फ फोकस होकर तैयारी करो, ठीक है। भीड़ आती रहती है, फॉर्म भराते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी अपनी अच्छी रखो, फोकस करो, बस प्रोसेस सही रखो, है ना। जो प्रोसेस से होके गुजर रहे हो उसमें अफसोस ना रहे, बस ऐसी आपको तैयारी करना है। बाकी अब धीरे धीरे अपन रोज एक दो सेल ऑर्गन पढ़ते जाएंगे, और हमारी जो भी क्लासेस आएंगी या जो भी हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, यदि आप उसको जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।